हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे भाई, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। ठीक है जी। ओके, तो बच्चा कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जहां तक मुझे याद है, आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी एक ही क्लास लगी है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर आपका है नहीं, एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप लोग मुझे ये बता भी देंगे कि आप लोगों का एक ही क्लास लगी हुई है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, चलिए तो भाई सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपका क्या कंप्लीट किया था मैम? लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र आपका कंप्लीट किया था। ओके, आज का टॉपिक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। अब देखो, हमें लगता है कि हमारे जो शरीर में खाना पचता है वो हमारे पेट में जाकर पचता है ना। हमें ऐसे लगता है ना कि हमारे शरीर में जो खाना पचता है वो कहाँ जाकर पचता है मैम? हमारे पेट में जाकर पचता है, जबकि खाना हमारे पेट में नहीं पचता। ठीक है, खाना जो है बच्चा वो हमारे पेट में नहीं पचता है, खाना हमारे मुंह के अंदर से ही पचना शुरू हो जाता है। जो आपके डाइजेशन है वो कहाँ से बच्चा? आपके माउथ के अंदर से ही, यानी मुंह के अंदर से ही पचना शुरू हो जाता है। मैम मुंह के अंदर आपका क्या क्या सबसे पहले हमारे खाने के अंदर जो हम खाना खाते हैं उनमें से सबसे पहले क्या पचता है? तो सबसे पहले बच्चे आपके पचते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे मुंह के अंदर से पचना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे पचते हैं वही हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो ये जो बच्चा आपका डाइजेशन है, सबसे पहले तो ये आपका कैसा प्रोसेस है मैम? ये आपका कैटाबोलिक प्रोसेस है। ओके, ये आपका कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। ओके, अब में हम बात करते हैं किसकी? आपकी, कि हमारे माउथ के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है मैम? मुंह के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो खाने को पचा देता है? तो माउथ के अंदर, मुंह के अंदर पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथियां, जो हमारे मुंह के अंदर क्या बनाती हैं? आपका सलाइवा बनाती हैं। आपका क्या बनाती हैं बच्चा? सलाइवा बनाती हैं। एक बार मुझे आप लोग बताएंगे, ये लाइटिंग इतनी ही ठीक है या थोड़ी कम करने की जरूरत है क्लास में? ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट किसी की आंखों में चुभ रही है? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की आंखों में लाइट चुभ रही है? अच्छा, दो है। आपकी लाइट बहुत ज्यादा है आज तो। ओके, चलो ठीक है भाई, कोई नहीं। अगर थोड़ा बहुत आपका है भी तो देखो, आज तो अब आपको एडजस्ट करना ही होगा। आप रैंडम तो नहीं, कोई भी ऐसे हो पाएगा, बट मैं बात कर लूंगी। अभी आपका थोड़ा आपको कम लग रही होगी लाइट। तो देखो बच्चे, यदि मैं आपसे बात करूं हमारे माउथ के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है मैम? हमारे माउथ के अंदर आपकी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जो संख्या में होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है बच्चे? आपकी संख्या में 3 जोड़ी होती है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ये 3 जोड़ी हमारे शरीर के अंदर लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पर होती हैं? देखो, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड आपकी कहाँ पर पाई जाती है बच्चा? आपकी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आपके हमेशा यहाँ पर थोड़ा बहुत लार भरा रहता है। सब मैंडिबुलर की यदि मैं आपसे बात करूं तो सब मैंडिबुलर, आपके जो ये वाला नीचे वाला जबड़ा और जो नीचे वाला होठ है, यहाँ पर हमेशा आपके लार भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ओके, इसके अलावा आपका क्या? सब लिंगुअल। देखो, जीभ के नीचे हमेशा आपका लार भरा रहता है ना? जीभ के नीचे हमेशा आपका लार भरा रहता है, तो आपकी सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। तीनों की लोकेशन आपको बता दी। तीनों का कार्य क्या है मैम? तीनों का कार्य है हमारे माउथ के अंदर लार को बनाने का। किसको बनाने का मैम? हमारे माउथ के अंदर लार को बनाने का। ओके जी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खाते हैं उनमें 3 मेन आपके कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ओके, इनमें से सबसे पहले आपका कौन पचता है? तो सबसे पहले पाचन शुरू होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है मैम? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सलाइवा तो देखो पाचन में मदद कर देगी एंजाइम्स वगैरह रिलीज करके, लेकिन दांत भी इस खाना पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो आपके दांत होते हैं, ये बेसिकली खाने को क्या करते हैं? छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब दांत से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दांत को अलग से चैप्टर तो बना के पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए इसी में इंक्लूड कर दिया है। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि दांत की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो मैम ओडोंटोलॉजी। ठीक है, डॉक्टर को क्या बोलते हैं मैम? डेंटिस्ट बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर कितने तरह के दांत पाए जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर कितने तरह के दांत पाए जाते हैं? 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। इनको आप याद करोगे किससे? ICPM से। किससे? ICPM से, यानी इंसीजर,
कैनाइन, प्री मोलर एंड आपका मोलर। इसको हिंदी में इसको कृंतक बोलते हैं और इसको रत्नक बोलते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, क्रॉस कर लेना इसको। बाकी प्री मोलर को अग्रचवर्णक बोलते हैं और मोलर को हम लोग चवर्णक बोलते हैं। मतलब ह्यूमंस के अंदर कितनी तरह के आपके दांत पाए जाते हैं मैम? 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कितने तरह के मैम? 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। अब आप लोगों को एग्जाम में जाके ना याद नहीं रहेगा कि कौन से वाले आपके दांत कितने संख्या में होते हैं, तो आपको एक ट्रिक के साथ में मैं याद करा देती हूँ। आप लोगों को सिंपल याद करना है ICPM, और एक याद कर लो कि कैनाइन होते हैं 4। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं मैम? 32 दांत होते हैं। गलत, हमारे मुंह में 32 दांत नहीं होते, हमारे मुंह में होते हैं 32 सॉकेट, है ना। कितने होते हैं? 32 हमारे मुंह के अंदर बच्चा आपके सॉकेट होते हैं। तो भाई यहाँ तक 20 हो गए, 32 करने के लिए मोलर हमें 12 रखने पड़ेंगे। तो हमारे अधिकतर लोगों के अंदर आपके 28 या 30 दांत ही होते हैं। फिर मैम ये 32 क्या होते हैं? तो 32 होते हैं बच्चा आपके सॉकेट। ठीक है भाई, 32 होते हैं क्या बच्चा? आपके सॉकेट। डेंटल फॉर्मूला की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो डेंटल फॉर्मूला कैसे तैयार होता है एडल्ट के लिए? देखो कितनी तरह के दांत हैं मैम? 4 तरह के। चारों की संख्या मैंने आपको लिखा दी है कि भाई कैनाइन 4 है, इंसीजर 8 है, प्रीमोलर 8 है और मोलर आपके 12 है। और कितनी तरह के दांत हैं मैम? 4 तरह के। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो आपका 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला तैयार होता है ना, देखो ये कैसे हो रहा है। इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो और इसको 4 से डिवाइड करो। मतलब जितने नंबर ऑफ टीथ हमारे पाए जाते हैं उसको मैंने कितनी तरह के हमारे मुंह में दांत पाए जाते हैं, कितने टाइप के दांत पाए जाते हैं, सिंपल उससे डिवाइड कर दिया है, दैट्स इट। ओके, नोट्स पैराग्राफ में क्यों नहीं देते हो? क्योंकि इससे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैं आपको पैराग्राफ में लिखकर ही सब कुछ दूं तो किताबों में लिखा ही हुआ है, फिर क्लास में आने की जरूरत ही क्या है? मार्केट में दुनिया भर की किताबें हैं, किताबें ही पढ़ लेंगे फिर तो बच्चे। ठीक है, तो एडल्ट का आपका बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है? 2 1 2 3, समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। और बच्चों का क्या होता है? 2 1 0 2। बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं होते? बच्चों के अंदर आपके प्री मोलर टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज आपने सुनी होगी अक्कल दाढ़, है ना, जिसको हम विजडम टूथ के नाम से जानते हैं। ये मोलर टूथ ही होते हैं हमारे शरीर में। जो मैंने मोलर टीथ बताए हैं ना, उन्हीं में से कुछ मोलर टूथ होते हैं जिनको हम अक्कल दाढ़ बोल देते हैं। बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में निकलती है, कुछ लोगों में नहीं निकलती। इसका आपकी अकल से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपने, अगर आपको अक्कल दाढ़ निकल आई है ना, अगर आपको अक्कल दाढ़ निकल आई है तो अचानक से आपके अंदर आइंस्टाइन का दिमाग आ जाएगा, ऐसे आपका नहीं होता है ना। अक्कल दाढ़ का सिंपल सा आपका फॉर्मूला क्या होता है कि ये एक मैच्योरिटी की उम्र के बाद निकलती है। मतलब लाइक आपका 25 की उम्र के बाद, कुछ लोगों में तो 27-28 की उम्र के बाद में निकलती है। तो तब तक ये रहता है कि आप अपनी बाबू बेबी सोना के चक्कर से बाहर निकलकर लाइफ में कुछ सीरियस करने का, कुछ अच्छा करने का आप सोच रहे होंगे, है ना। लाइफ में कुछ सीरियस और अच्छा करने का सोच रहे होंगे, इसलिए इसका नाम क्या होता है बच्चा? आपका अक्कल दाढ़ होता है। ठीक है, समझ में आया अक्कल दाढ़ इसका नाम क्यों है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हम लोग देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी टंग से, कि जीभ के कौन से हिस्से से हमें कैसा टेस्ट का पता लगता है। तो देखो ये आपकी जीभ है, इस जीभ में जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, पॉइंटेड पार्ट जो होता है, बिल्कुल आगे वाली टिप, इससे हमें मीठे टेस्ट का पता लगता है। कैसे? इससे हमको मीठे टेस्ट का पता लगता है। जो ये आपका साइड वाला सेक्शन होता है, ठीक है, ये जो बच्चा आपका साइड वाला सेक्शन होता है, इससे हमें नमक और मिर्च मतलब मसाले वाले टेस्ट का पता लगता है। और ये जो साइड वाला सेक्शन होता है, इससे हमें खट्टे टेस्ट का पता लगता है। कैसे? इससे हमें खट्टे टेस्ट का पता लगता है। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इससे हमें पता लगता है किसी भी चीज के कड़वे टेस्ट का। जैसे दवाई कोई कड़वी है ना, करेला कड़वा है, वो यहाँ जाके हमें पता लगेगा। और इसके बाद में जो आपका सबसे लास्ट पार्ट होता है, उनसे हमें पता लगता है, जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, इन सब का जो टेस्ट होता है वो जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से से हमें पता लगता है। इसके अलावा उमामी टेस्ट,
उमामी यानी कसेलापन, कसेलापन। इसका हमें कहां से पता लगता है? इसका हमें जीभ के बीच वाले हिस्से से पता लगता है। ठीक है। अडल्ट का बेटा डेंटल फॉर्मूला होता है 2123, जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने सिंपल नंबर ऑफ टीथ को जितनी तरह के दांत पाए जाते हैं उससे डिवाइड किया है, सिंपल मैंने उससे डिवाइड किया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चा आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मैम आपने ये तो हमें बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका पाचन शुरू होता है? माउथ से। सबसे पहले जो छोटे छोटे एक तरह से मोनोसैकेराइड का आपका पाचन शुरू होता है, जैसे ग्लूकोज। यानी हमारे शरीर के अंदर जो मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट पचेंगे वो पचेंगे 75%। अब हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करते हैं। जैसे कि आपका क्या बच्चा? जैसे कि आपका एमाइलेज एंजाइम, ये हमारे माउथ के अंदर 75% कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। अब हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट आपका पच गया है, लेकिन प्रोटीन और लिपिड ये दोनों बिना पचे हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों बिना पचे हैं। तो इस पचे हुए और इस बिना पचे हुए खाने को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। इस पचे हुए और इस बिना पचे हुए खाने को क्या कहा जाता है? आपका बोलस कहा जाता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बोलस है, यानी जो हमारे मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट पचा है और प्रोटीन और लिपिड आपके नहीं पचे हैं, ये कहाँ जाता है? आपके ईसोफेगस के पास। ये किसके पास जाता है? आपके ईसोफेगस के पास जाता है, यानी भोजन नलिका के पास जाता है। भोजन नलिका के पास होता जाता है ये, है ना। कैसे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें बहुत छोटे छोटे कार्टिलिएज होते हैं। जैसे ही फूड पार्टिकल हमारी फूड पाइप में जाएगा, उस पर एक दबाव पड़ता है, उस दबाव से वो नीचे जाता है, फिर दबाव पड़ता है, फिर नीचे जाता है, फिर दबाव पड़ता है, फिर नीचे जाता है। ठीक है। और इस दबाव पड़ने को, यानी इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां पर होता है, तो ईसोफेगस के अंदर होता है, जो खाने को आगे ट्रांसफर करने का कार्य करता है। हमारे शरीर के कौन से हिस्से में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता? ऑप्शंस दिए होते हैं, इनमें से किस पार्ट में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता? तो किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर आपका कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ईसोफेगस के अंदर आपका कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। उमामी होता है बेटा कसेलापन, जैसे आंवले का, जैसे आंवला होता है ना, आंवले का जो टेस्ट होता है हल्का सा कड़वा होता है, हल्का सा खट्टा होता है, उस वाले टेस्ट की बात की जा रही थी। तो यानी जो आपका ईसोफेगस है, इसके अंदर आपका कोई एंजाइम नहीं होता। अब ये जो आपका खाना है, ये सीधे कहाँ जाता है? आपके पेट के अंदर जाता है। कहाँ जाता है बच्चा? आपके पेट के अंदर जाता है। हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन जे शेप का है? हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन आपका जे शेप का है? तो आप आंसर लगाएंगे मैम स्टमक जो है ये आपके जे शेप का ऑर्गन है। ठीक है जी। हमारे पेट के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम म्यूकस लेयर या श्लेष्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या है? हमारे पेट में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मैम गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ये जठर ग्रंथि क्या करती है? एचसीएल बनाती है। मैम एचसीएल तो बहुत हाईली एसिडिक है ना, हाईली एसिडिक है ये आपका। अब ये इतना एसिडिक है कि किसी चीज को जला सकता है, हमारे ऊपर गिर जाए हमें जला सकता है ये आपका। फिर हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? इसीलिए नहीं जलाता क्योंकि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर रहता है और इसके ऊपर होती है आपकी श्लेष्मा झिल्ली, यानी इसके ऊपर जो लेयर होती है वो होती है म्यूकस लेयर। क्या होती है बच्चा? आपकी म्यूकस लेयर होती है। ये म्यूकस लेयर में क्या भरा होता है? म्यूकस यानी मलगम भरा होता है। और मलगम का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। म्यूकस यानी मलगम का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो अगर ऐसा होता भी है
कि छोटा मोटा कहीं से कोई पोर बन जाए या कुछ हो जाए। ऑल्दो ये श्लेष्मा लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत प्रोटेक्ट करती है, तो ये श्लेष्मा से जाकर अगर HCl थोड़ा बहुत रिसाव होगा भी तो सबसे पहले ये श्लेष्मा झिल्ली से टकराएगा। और क्योंकि इसका नेचर बेसिक है तो एसिड और बेस जब आपके रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस जब आपके रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे आपके, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या बनाती है, गैस्ट्रिक जूस। और इसी गैस्ट्रिक जूस को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, आपका HCl के नाम से जानते हैं। वोमिटिंग होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, नॉर्मली एसिडिटी के कारण वोमिटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अभी आपका गर्मी का सीजन है, आप मान लिया कहीं बाहर गए, आपको पसीना आया हुआ है, आपने अगर घर में आके एकदम से ठंडा पानी पी लिया, आप एकदम से जाकर AC में बैठ गए तो भी आपको उल्टी हो जाएगी, गर्मी के कारण भी उल्टी होती है ना। वो डिपेंड करता है, देखो उल्टी क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी अनकंफर्ट फील कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, अनकंफर्टनेस, खाने की उथल पुथल ज्यादा हो रही है। खाना खाने के बाद में, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, खाना खाने के बाद में यदि आप तुरंत एक्सरसाइज करो, किसी काम में लग जाओ तो भी वोमिटिंग जैसा फील होना शुरू हो जाता है ना। जैसे पहाड़ों में हमें बहुत बार वोमिटिंग होती है तो उसका रीजन क्या होता है, खाना खाया चल पड़े, तुरंत एकदम ट्रैवलिंग पे हम लोग चल देते हैं, है ना। तो हमारे पेट के अंदर उतनी उथल पुथल की आदत नहीं है ना पेट को, आपने तुरंत उसमें उथल पुथल मचानी शुरू कर दी तो वो आपको सिग्नल भेजेगा कि भैया थोड़ा रेस्ट की जरूरत थी, अब ये बाहर निकल जाएगा खाना। अब ये होता क्यों है, इसलिए हम जो भी खाना खाते हैं ना वो 2 से 3 घंटे तक हमारे पेट के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं 2 से 3 घंटे हमारे पेट में एज इट इज पड़ा रहेगा। 2-3 घंटे बाद ये HCl जो है एक सिग्नल भेजेगा, किसको, पैप्सिनोजन, किसको, पैप्सिनोजन को, कि भैया एक्टिव हो जाओ, इनएक्टिव मत पड़े रहो, एक्टिव हो जाओ। तो ये पैप्सिनोजन HCl जो है ये पैप्सिनोजन को पैप्सिन में बदलेगा। और दूसरा एंजाइम है प्रोरेनिन, इसको रेनिन में बदलेगा। अब ये पैप्सिन क्या करेगा, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है इसको पचाने का कार्य करेगा। और जो रेनिन है ये किसको पचाएगा, जो दूध वगैरह में कैसीन प्रोटीन होता है इसको पैरा कैसीन में बदलेगा। फिर ये पैरा कैसीन को वापस से पैप्सिन आपका पेप्टाइड्स में बदलेगा। यानी हमारे पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ आया था और प्रोटीन बिना पचा हुआ आया था। अब हमारे पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पचा हुआ है और प्रोटीन भी काफी हद तक पच गया है। और क्या हुआ है बच्चा, आपका प्रोटीन भी काफी हद तक पच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब पेट के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट पचे हुए आए थे, प्रोटीन और लिपिड जो है बच्चा आपके बिना पचे हुए हैं। प्रोटीन और लिपिड जो है बच्चा ये आपके बिना पचे हुए हैं। तो इस पचे हुए और बिना पचे हुए खाने को क्या कहा जाता है, आपका काइम कहा जाता है। कहां पर, पेट के अंदर। देखो मुंह के अंदर कहा जा रहा था बोलस, और पेट के अंदर क्या कहा जा रहा है, आपका काइम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है बच्चा, आपका काइम कहा जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट जो ये आपका खाना है, अब ये जो बोलस है ये कहाँ जाएगा, आपकी छोटी आंत में जाएगा। किसमें, छोटी आंत में जाएगा, है ना। छोटी आंत इस तरह से जो होती है। अब ये छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 से 7.5 मीटर। बहुत लंबी पार्ट है, मतलब बहुत लंबा हिस्सा होता है, अगर ऐसे खोल के रखो तो बहुत लंबा बैठेगा। लेकिन डायामीटर मात्र 1 इंच होता है, और इसका डायामीटर मात्र 1 इंच होता है, इसी वजह से हम इसको छोटी आंत बोलते हैं। अदरवाइज इसकी लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है, इसकी लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है, क्योंकि इसका डायामीटर छोटा होता है, इसीलिए हम इसको छोटी आंत बोलते हैं। ओके जी, चलिए। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, जिनको बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, सीक्वेंस में तो बिल्कुल याद नहीं रख पाते। तो आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है। देखो आजकल शादी ब्याह में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन आए ना आए, डीजे वाला जरूर आएगा, है ना। और डीजे वाली अगर कोई लड़की हो तो हम क्या बोलेंगे, डीजे वाली आई। क्या बोलेंगे, डीजे वाली आई। यानी डेड्यूनम, जेज्यूनम एंड इलियम। डेड्यूनम, जेज्यूनम एंड इलियम। ठीक है जी। ये बच्चा क्या होते हैं, आपके 3 पार्ट होते हैं, किसके, छोटी आंत के। किसके, आपकी छोटी आंत के। यहीं पर छोटी आंत, स्टमक, इन सबसे कनेक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्या, लीवर। ठीक है, क्या बच्चा, आपका लीवर। लीवर का कार्य क्या होता है मैम, ये लीवर हमारे शरीर के अंदर बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। बाइल जूस बनाने का काम किसका है, लीवर का। और इसको स्टोर कौन करता है, गोल ब्लैडर। कौन स्टोर करता है, गोल ब्लैडर, यानी कि आपका पित्ताशय इसको स्टोर करता है।
यहीं पर साइड में एक और आपका पत्ती नुमा ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ये अग्नाशय क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस बनाता है, जिसकी अमाउंट एक दिन में होती है 1 से लेकर 1.25 लीटर तक, 1 से लेकर 1.25 लीटर तक, या 1.5 लीटर ही लगा लो, 1 to 1.5 लीटर तक पैनक्रिएटिक जूस हमारा अग्नाशय बनाता है। ना ये जूस बनाता है बल्कि हार्मोन और एंजाइम भी रिलीज करता है। ये जूस भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी रिलीज करता है। इसीलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्रिंक करने के बाद लीवर खत्म हो जाता है? नहीं, लीवर सबसे ज्यादा फाइट करता है। अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है ना, तो सबसे ज्यादा फाइट आपका लीवर ही करता है। ओके, आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। लीवर, पैनक्रियाज, कुछ भी बताया अभी तक, कोई डाउट है तो बताइए। अब ये लीवर जरूरी क्यों है भाई? हम जो भी फैटी चीजें खाते हैं, है ना, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, फैट इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है, यानी वसा का पायसीकरण, वसा पायसीकरण, वसा पायसीकरण कौन करता है बच्चा? आपका बेसिकली लीवर करता है। अगर आपने कोई एक बड़ा फैट का मॉलिक्यूल खाया है, उसको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में, वो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ने का कार्य किसका है बच्चा? आपके लीवर का है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गन क्या है? पैनक्रियाज। अब देखो, पैनक्रियाज जो है एक तरह से हमारे शरीर में एक सुपर ऑर्गन का कार्य करता है। मतलब कोई भी खाना कहीं से भी बिना पचा हुआ यदि आ रहा है, तो फाइनली किसके पास आता है? पैनक्रियाज के पास आता है। और पैनक्रियाज अब जो भी चीजें बिना पची हुई हैं उनको पचाने का कार्य करेगा। पैनक्रियाज मैंने अभी बताया पैनक्रिएटिक जूस बनाता है, इसके साथ में एमाइलेज और टाइलिन, टाइलिन एंजाइम बनाता है। जो भी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, जो भी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, इसको फाइनली ग्लूकोज में, मतलब कहीं पर कुछ भी अगर बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, वो अब पैनक्रियाज के द्वारा जो टायलिन या एमाइलेज एंजाइम इससे मिलेंगे और फाइनली ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है? ग्लूकोज है, या मोनोसैकेराइड हम लोग कह सकते हैं। तो फाइनल ग्लूकोज में जब ये टूटेगा तभी हमारी सेल्स इसको एक्सेप्ट करेंगी। जो भी बचा हुआ प्रोटीन है उस पर एक्टिव होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो आपका कौन सा बनाता है बच्चा? यही आपका पैनक्रियाज एंजाइम बनाता है। ये ट्रिप्सिन क्या है? अगर इसके पास पेप्टाइड्स आता है या बिना पचा हुआ प्रोटीन आता है, ये सब को अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। ये क्या करेगा? ये इन सब को अमीनो एसिड में, क्योंकि यूनिट क्या है प्रोटीन की? अमीनो एसिड है ना, यूनिट क्या है प्रोटीन की? अमीनो एसिड है। लाइपेज की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, लाइपेज एंजाइम में देखो, मैंने अभी तक तुम्हें एक बार भी ये नहीं बताया कि लिपिड पचना शुरू हो गया है, क्योंकि लिपिड हमारे शरीर के अंदर सबसे लास्ट में पचता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप जब भी कभी कोई भी चीज तली भुनी खाते हो, है ना, तो मान लिया आपने सुबह ब्रेड पकोड़ा खा लिया, देखो गर्मी में तो वैसे ही मन नहीं करेगा किसी का तला भुना खाने के लिए। किसी की शादी हो ना गर्मी में, तो क्या, अरे क्या गर्मी में शादी रखी है, कुछ खाया भी नहीं जाएगा, बताओ, खाया ना जाए किसी पे, दुनिया का अपना खाना बचाने के लिए इन्होंने गर्मी में शादी रखी है। ऐसी बातें आपने गांव देहात में बहुत बार सुनी होंगी। तो बेसिकली ये जो आपका लिपिड है, ये हमारे शरीर में सबसे लास्ट में पचते हैं, सबसे देरी से ये आपके पचते हैं। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये लिपिड को पचाने का कार्य करता है, और जो सबसे लास्ट में पचते हैं। इसीलिए अगर सुबह तुमने तला हुआ खाया है तो शाम तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि पचा ही नहीं है। लास्ट में जाके पचेगा, पहले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पचेंगे, जब जाके आपका लिपिड पचेगा, और उस तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। इसीलिए जब हम हल्का फुल्का खाना खाते हैं ना, जिसमें लिपिड कम होता है, जैसे आप दाल चावल खाओ, है ना, आपको बहुत जल्दी भूख लगाएगी। दोबारा आपने पकोड़ा खाया है, नहीं आएगी, क्योंकि पकोड़े में क्या है? तेल की अमाउंट ज्यादा है, और उस लिपिड को पचाने में हमारी बॉडी को बहुत समय लगता है। या आप आसान भाषा में ऐसे समझो कि ये जो आपका लाइपेज है ना, ये बहुत स्लो काम करता है, धीरे 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 काम करेगा।
और ये किसको पचाएगा, लिपिड को। और किस में बदलता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे शरीर में जो छोटी आंत है इसके पास में पूरी तरह से खाना पच जाता है। मतलब आपने कोई भी खाना खाया, वो जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है डेड्यूनम, उसमें पूरी तरह से खाना आपका पच जाएगा, है ना। इसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अगर कुछ इसके पास ऐसा पहुंचता है जो नहीं पचा है तो ये भी पचाने में मदद करती है। बट छोटी आंत के बाद हमारे शरीर में खाना नहीं पचता है। यहाँ पर हमारे शरीर में पूरी तरह से आपका खाना पच जाता है। छोटी आंत से अगला हिस्सा होता है जेजुनम, फिर होता है इलियम। ये दोनों क्या करते हैं, खाने को आगे ट्रांसफर करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, खाने को आगे बड़ी आंत के पास में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। किसके पास मैम, बड़ी आंत के पास। बड़ी आंत की लंबाई यदि आपसे पूछी जाए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 1 से 1.5 मीटर। मैंने बोला था इसकी लेंथ कम होती है क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है, 2 से 3 इंच इसका डायामीटर है, इसीलिए हम इसको बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। CCR आप याद करोगे, CCR, सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक है बच्चा, ये आपके 3 हिस्से होते हैं किसके, बड़ी आंत के। चलिए अब इनमें से यदि मैं आपसे सीकम की बात करूं तो सीकम में बच्चा आपका एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत के अंदर विटामिन के और विटामिन B12 बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ फीकल बनाने में मदद करता है, मल यानी पोटी बनाने में मदद करता है। और यही वो ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसकी अमाउंट गंगा जल के अंदर बहुत ज्यादा पाई गई थी। जो आपका संगम का स्नान हुआ था उस समय पर इस ई कोलाई बैक्टीरिया की अमाउंट उस संगम के जल के अंदर बहुत ज्यादा पाई गई थी, और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि लोगों ने धर्म से ज्यादा चीजों को जोड़ के रखा है ना, माना नहीं बातों को, बट ये सच है कि आपका जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है हमारे लिए बिल्कुल मतलब पॉइजनस, क्या कहेंगे यार, बीमार करने वाला है पूरी तरह से। इसीलिए संगम से आकर लोगों को डायरिया और बुखार ये सारी चीजें देखनी पड़ी थी, है ना। रीजन था बहुत ज्यादा हाइजीन वहां पर मेंटेन नहीं किया गया था चीजों को लेके, और गंदगी बहुत ज्यादा थी। तो अगर जिसकी बॉडी की जितनी सेंसिटिविटी होती है, बॉडी उस हिसाब से ही काम करती है, तो जिसकी बॉडी सेंसिटिव थी उन्होंने रिएक्ट करा, वो सब बीमार पड़े थे। बट लोगों को यही लगा कि थकावट की वजह से बीमार है या, बट लेकिन रीजन उसका ये पानी था, ठीक है, जो वहां पर जल था आपका। नेक्स्ट क्या है बच्चा, आपका कोलन। अगला जो बच्चा इसका हिस्सा है वो है कोलन। अब कोलन क्या करता है, देखो ये जो आपका फीकल है, ये जो बच्चा आपका फीकल है ये जाता है कोलन के पास। अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी है, कोलन के अंदर अगर एक्स्ट्रा पानी है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब हमारी जो फीकल है वो थोड़ी ड्राई उसमें होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर पानी होगा तो लूज मोशन लग जाएंगे पानी हमारी बॉडी से, तो ये एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और साथ ही साथ फिर ये आपका फीकल जो है किसके पास जाएगा, रेक्टम के पास। किसके पास, रेक्टम के पास। रेक्टम में बच्चा आपका जो फीकल है ये एनस के थ्रू यानी गुदा के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत के पास जब खाना जाएगा पूरी तरह से पच के जाएगा। इस छोटी आंत के अंदर भी कुछ एंजाइम होते हैं, है ना। और एंजाइम और एक शब्द, 2 शब्द मैं आपको बताती हूँ। देखो कुछ शब्द आपको मिलते जुलते लगते हैं, जैसे माल्टेज, माल्टोज, है ना, ऐसे ऐसे आपको शब्द कुछ मिलते जुलते से लगते हैं। तो यदि आपको किसी शब्द के पीछे OSE लिखा दिखाई दे तो समझ लेना वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, और यदि किसी शब्द के पीछे आपको ASE लिखा दिखाई दे तो समझ लेना वो आपका एक एंजाइम है। ठीक है, समझ लेना बच्चा कि वो क्या है, आपका एक एंजाइम है। तो OSE लिखा हुआ दिखाई दे तो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मान लिया माल्टोज लिखा हुआ है, माल्टोज लिखा है, OSE है तो कार्बोहाइड्रेट है। वहीं पर यदि लिखा हुआ है माल्टेज, ASE लिखा हुआ है तो ये क्या है बच्चा, आपका एक एंजाइम है। ये क्या है बच्चा, आपका एक एंजाइम है। चलिए अब कौन कौन से एंजाइम है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की लाइनिंग पर पाए जाते हैं। आज तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, कर लो कोई बात नहीं, तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, स्यूक्रोज जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे होंगे। स्यूक्रोज अब OSE है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
इसको पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर एक एंजाइम पाया जाता है स्यूक्रेज, जो इसको किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्यूक्रोज किसमें टूटता है, या उल्टा पूछ लेगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट एग्जामिनर पूछता है, और वहीं तुम्हें लगता है जब तुम क्लास में अटेंटिव माइंड से नहीं बैठे होते हो, फिर तुम्हें लगता है कि भैया टीचर ने नहीं पढ़ाया, आउट ऑफ सिलेबस चीजें जा रही है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट ओएससी हो गया। एंजाइम है लैक्टेज, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टोज एंजाइम है माल्टेज, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में और ग्लूकोज में। किसमें तोड़ेगा बच्चा, ये आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज द रीजन ऑफ लूज मोशन, बहुत अलग अलग रीजन होते हैं, फिलहाल तो गर्मी है, अगर फिलहाल आपको हुआ है तो गर्मी है ना। हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हमारे पेट के पास जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, तो लूज मोशन लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि फूड पाइप यानी ईसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल दोनों सेम चीजें होती हैं, दोनों अलग चीजें हैं। हमारे मुंह से लेकर और एनस तक का पार्ट, या यूं कहिए कि मेरी जीभ से लेकर मेरे एनस तक का जो पार्ट है, यानी जीभ, ईसोफेगस, ये स्टमक, लीवर वीवर, ये सब आपस में हमारा कनेक्टेड है। अगर किसी की जीभ को आप पकड़ के जोर से खींच दोगे तो उसकी एनस तक का हिस्सा बाहर निकल आएगा। ऐसा इसलिए करना नहीं है कभी भी, है ना। नॉर्मली इंसान में खैर इतनी ताकत भी नहीं होती है, बट ये सारी चीजें आपस में आपकी कनेक्टेड होती हैं। तो ये जीभ से लेकर और जो एनस तक का पार्ट है, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप जस्ट, ये जो गले के अंदर जो सिर्फ खाने को कहाँ ट्रांसफर करती है, स्टमक के पास। जो खाने को कहाँ ट्रांसफर करती है बच्चा, आपके स्टमक के पास। ठीक है जी। डबल ग्लूकोज क्यों लिखा है मैम, एक तो लिख सकते थे। अच्छा खुशी बेटा, क्योंकि ये दो में टूटता है ना, ग्लूकोज के दो मोलिक्यूल में टूटेगा। ये जो माल्टोज है, ये दो ग्लूकोज के मोलिक्यूल से भी, ये डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड अभी आप पढ़ोगे ह्यूमन न्यूट्रिशन में, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्योंकि दो मोलिक्यूल से मिलकर बना है, इसलिए दो बार लिखा है। ठीक है भाई, इसीलिए ये मैंने आपका दो बार लिखा है। चलिए, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए, फटाफट से बताइए। तो कुल मिलाकर, ठीक है, चलिए, अभी नहीं, टायर्ड कहाँ से हो गए यार तुम लोग। देखो, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हमारे शरीर में खाना कहाँ पचता है, तो एक आम बच्चा आंसर देता है हमारे शरीर में खाना हमारे पेट के अंदर पचता है। आपको अब ये जवाब नहीं देना है कि हमारे पेट के अंदर पचता है खाना। अब आपको ये जवाब देना है कि खाना हमारे मुंह के अंदर से ही पचना शुरू हो जाता है। और खाना HCl नहीं पचाता। ये भी बहुत सारी क्लासेस में आपको बताया जाता है कि HCl पेट के अंदर होता है जो खाना पचा देता है। HCl खाना नहीं पचाता है। HCl एक हाईली एसिडिक एसिड है, हाई पीएच वैल्यू का एक एसिड है जो चीजों को जला सकता है। वो सिर्फ क्या करता है, खाना पचाने में मदद करता है। और मदद भी किस तरह से करता है, आपके एंजाइम्स को जो इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव करके। जो एंजाइम्स इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव करता है, दैट्स इट। HCl का हमारे शरीर में यही कार्य होता है। ओके जी, तो चलिए भाई, आपका यहां तक कोई डाउट है एक बार जरा बता दीजिए। बच्चा कुछ लीवर से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैं लीवर वाली स्लाइड पे चली जाती हूँ। ठीक है, ऑल दो लीवर हम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी अगर बच्चे ने पूछा है तो मैं एक बार जरा उस स्लाइड पर चली जाती हूँ। ठीक है, देखो भाई, लीवर जो है बच्चा, ये हमारे शरीर का, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो ऑर्गन हमारे शरीर में जो किसी जूस का निर्माण करते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जो किसी जूस या एंजाइम को बनाते हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है भाई, आपका बाइल जूस बना रहा है। ये जूस बनता है और स्टोर होता है इस गोल ब्लैडर के अंदर, है ना। लीवर अपने अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन को स्टोर कर सकता है। फैट सोल्यूबल विटामिन को भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, यानी कीड़ा विटामिन को स्टोर कर सकता है। अब यहाँ आपका बाइल जूस बनेगा, ठीक है, और इसके पास में अमाउंट, स्टोर करने की अमाउंट नहीं होती, तो वो यहाँ जाकर स्टोर होता है। जब जरूरत पड़ती है तो यहीं से इसको यूज करता रहता है। डक्ट से सारा कुछ आपस में कनेक्टेड होता है ना। ओके,
मैम ये नहीं बताया। अरे भैया कहाँ पहुंच गए फंडस वंडस पे तुम, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, है ना, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे। चलिए तो भाई आज आप लोग कुछ ज्यादा ही मुझे थका हुआ फील लग रहे हो, सारे बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है तो चलो भाई आज आपकी क्लास को हम इतना ही रखते हैं, छोटा सा ही चैप्टर था ये वैसे आपका। अब कल की क्लास में देखती हूँ मैं अगर आपका टॉपिक चेंज होता है, नहीं तो फिर हम आपके कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, या एक काम करेंगे मिक्स आपकी चीजें उठा लेंगे जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे। ओके तो चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। है ना, तो भाई आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है, मतलब जो जो चीजें कल की क्लास में बची थी वो, और लास्ट में जब हम चैप्टर को एंड कर रहे थे तो काफी बच्चों के क्वेश्चंस आपके बच गए थे, है ना, जैसे कुछ पायलोरी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई फंडस से क्वेश्चन पूछ रहा था। ऑल तो देखो आपके सिलेबस में नहीं आना है, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, जब सेकंड पार्ट आपका लगा हुआ है ही, तो जो थोड़ी सी डिटेल्ड वाली चीजें हैं उन पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों के कल की क्लास में कोई डाउट नहीं रहा होगा, सब कुछ आपका टेक्निकल ग्लिच कुछ है नहीं सेशन में। तो भैया लास्ट क्लास में हमने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही कंप्लीट किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चा हमने आपका क्या कंप्लीट किया था, मैम डाइजेस्टिव सिस्टम ही कंप्लीट किया था, और आज भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंप्लीट करेंगे। अब देखो लास्ट क्लास में बच्चों ने, कल की क्लास में एक्चुअली 5 या 6 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे खुद टेलीग्राम पर मैसेज किया है कि मैम ये पर्टिकुलर पार्ट में हमें प्रॉब्लम थी, आज हमें ये चीजें क्लियर नहीं हुई है, तो सेकंड पार्ट लगा हुआ था, इसी वजह से आज हम सारे डाउट भी आपके क्लियर कर लेंगे। मैं स्लाइड्स जो नहीं है आपकी कवर की है कल की क्लास में वो हम कंप्लीट करेंगे ही, वो तो मुझे पता ही है। ओके, अब टीथ के बारे में यस बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे दो बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम टीथ और जीभ से कुछ और क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दीजिए, तो हम सारे क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट कर लेते हैं। ओके तो देखो भाई ये आपको कुछ, मुझे नहीं लगता इस वाली स्लाइड में कल की आपको कोई प्रॉब्लम रहा होगा, डाइजेशन माउथ से एंड कहां से बच्चा आपका ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये कल की क्लास में सलाइवरी ग्लैंड कल की क्लास में क्लियर थी, 3 जोड़ी होती है सलाइवरी ग्लैंड कल की क्लास में आपकी क्लियर थी। चलिए बताइए, ईसोफेगस ईसोफेगस दोनों सेम चीजें हैं बेटा, वो स्पेलिंग एरर है, वो स्पेलिंग एरर है सिर्फ। कई सारी किताबों में आपको, जैसे आपको हीमोफीलिया की स्पेलिंग अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी, हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग अलग अलग मिलेगी, है ना, तो वो सिर्फ स्पेलिंग है और कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर के कराना बहुत ही, मतलब एक वो चीज हो जाती है कि फिर वो 10 क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग बंद के रह जाएगा, इसीलिए मैं हर स्लाइड में आपको बताती चलती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपका कोई भी डाउट होना चाहिए, तो ये आपका क्लियर है। हाँ, प्रोसेस में हम लोग कल की क्लास में आपकी ये वाली स्लाइड रह गई थी, देखो जब हम खाना खाते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपका आई थिंक ग्रुप डी में आया हुआ था, तो इसलिए मैंने फिर स्लाइड में भी ऐड कर लिया कि हमारे शरीर के अंदर खाना खाने का क्या प्रोसेस होता है ना, तो पूरा फर्स्ट टू लेकर लास्ट तक आपके यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन को अरेंज किया गया था, आगे पीछे थे ये नंबर आपके। पहला प्रोसेस होता है इंजेशन यानी कि अंतः ग्रहण, हम खाने को अंदर लेके जाते हैं। दूसरा होता है डाइजेशन, जो मैंने आपको कल की क्लास में बता ही दिया था किस तरह से खाना पचता है। तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, जितनी भी हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्वों की, मतलब जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व जरूरी है उनको हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, एसाइमिलेशन, यहां से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये एसाइमिलेशन स्वांगीकरण क्या होता है, हम खाना किस लिए खा रहे हैं, है ना, हम खाना किस लिए खा रहे हैं मैम, एनर्जी गेन करने के लिए, सिंपल सी बात है, एनर्जी गेन करने के लिए हम लोग खाना खा रहे हैं। जब हम एनर्जी गेन करते हैं तो ये एनर्जी कहाँ जाती है, हमारी कोशिकाओं के पास, मतलब हमने जो खाना खाया उससे हमारी कोशिकाओं को जो एनर्जी मिली है, ये पूरा प्रोसेस आपका एसाइमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहलाता है। हमने जो खाना खाया उससे हमारी कोशिकाओं तक जो एनर्जी पहुंची है वही पूरा प्रोसेस एसाइमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहलाता है। इज इट क्लियर? स्टोन कैसे होता है चलो ये भी बता देंगे मनीष। ठीक है, एसाइमिलेशन यानी स्वांगीकरण समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन, देखो जो भी हमारे शरीर में वेस्टेज है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है ना, और जो भी आपका क्या पेस्टेड चीजें हैं, है ना, जो हमारा मल है, बाकी चीजें मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। बेसिकली ब्लड के अंदर जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं वो हमारे शरीर में यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती हैं, और जो हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी बेकार चीजें होती हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है
वो किसके रूप में, आपकी पोटी के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो सिंपल आपका एक्सक्रीशन ये प्रोसेस होता है। ये लास्ट वाली क्लास में कल हमने कंप्लीट किया था, होपफुली यहाँ आपका कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका टीथ। टीथ में बच्चों ने एक दो क्वेश्चन पूछे थे, तो ये हम कवर कर लेते हैं दोबारा से। देखो भाई, स्टडी को ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। कितनी तरह के दांत पाए जाते हैं हमारे अंदर मैम? 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? ICPM, ICPM, इनको रोटेट कर लेना। ये रत्नक होते हैं, ये ग्रंथक होते हैं। प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक, और मोलर यानी चवर्णक। ओके, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर में कितने स्माइलिंग टीथ होते हैं, है ना, यानी स्माइलिंग टीथ या स्माइल टीथ कितने होते हैं? तो ये 4 ऊपर वाले, ये वाले, और 4 नीचे वाले, यानी स्माइलिंग टीथ होते हैं 8। ओके, टोटल कितने होते हैं? 8। जैसे जब हम हंसते हैं तो माना जाता है कि जिसके ऊपर वाले 4 दांत दिखे और थोड़े से आपके नीचे वाले तो खैर नहीं दिखे तो बेटर रहता है ना। तो ये जो आपके ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 होते हैं, इनको स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको 8 ना मिले तो ऑप्शन में 4 भी मिल सकता है। बहुत सारी किताबें सिर्फ ऊपर वाले जो टीथ है इनको ही स्माइलिंग टीथ में आपके काउंट करती है। ओके जी, ठीक है। कैनाइन कितने होते हैं बच्चा? ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, 4। अब चलो इन सबके एक बार काम सीख लेते हैं, है ना। इन सबके एक बार काम सीख लेते हैं कि इन सीजर का काम क्या होता है। देखो, आपने एक चीज देखी है कि जो चूहा होता है वो कभी शांति में नहीं बैठता। चूहा हमेशा कुतरता रहता है चीजों को, है ना। कागज मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, है ना, कोई लकड़ी मिल जाए, वो चीजों को कुतरता रहता है। कभी आपने सोचा वो चीजों को क्यों कुतरता है या वो इतनी मेहनत क्यों करता है? चूहे के अंदर जो इंसीजर होते हैं, जो उसके ये आगे वाले 2 दांत होते हैं, ये लाइफ टाइम बढ़ते हैं। जैसे हमारे दांत बढ़ गए, है ना। अब क्या है, ये आपके दांत ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ टाइम बढ़ते रहेंगे। जितने हैं आपके मरने तक उतनी ही इनकी लेंथ रहनी है, उतनी इनकी विड्थ रहनी है। लेकिन जो चूहे के अंदर दांत होते हैं, चूहे के अंदर जो दांत होते हैं, इंसीजर हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो वो इसीलिए चीजों को कुतरता रहता है, जिससे कि ताकि जो लेंथ बढ़ रही है वो बैलेंस रहे। वो आगे वाले दांतों को बेसिकली घिसता है, चीजों को काट काट के वो आगे वाले दांतों को अपने घिसते रहता है, जिससे कि ताकि जो दांत बढ़ रहे हैं वो उसके मुंह के बाहर ना निकल जाए। नहीं तो चूहे के मुंह के अंदर दांत ही दांत इतने बड़े हो जाएंगे और वो मर जाएगा। ठीक है। अब हमारे भी शरीर में सेम काम होता है। ये जो इंसीजर होते हैं इनका काम होता है काटने का। क्या होता है? किसी चीज को काटने का। जैसे आप यदि चॉकलेट का एड देखेंगे, है ना, यदि आप किसी भी चॉकलेट का एड देखेंगे तो चॉकलेट के एड के अंदर आपका क्या होता है, हर एक, कभी ध्यान से देखना, हमेशा चॉकलेट के एड को ऐसे दिखाया जाता है, मतलब फ्रंट से काटते हुए। कभी चॉकलेट को ऐसे खाते हुए नहीं दिखाएंगे, हमेशा ऐसे खाते हुए दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कुतरने वाले दांत या चीजों को आपके काट कर खाने वाले दांत कौन से होते हैं? ऊपर के 4 और नीचे के 4। आप कभी भी नॉनवेज कंपनी का किसी का एड देखना, जितनी भी नॉनवेज मार्केट में आपकी कंपनियां हैं उनका एड देखना, वो कभी नॉनवेज को ऐसे खाते हुए नहीं दिखाएंगे, हमेशा ऐसे खाते हुए दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैनाइन टीथ है, ऊपर 2 नीचे 2, है ना, जो हमारे कैनाइन टीथ है, जिनको आम भाषा में कीले कह देते हैं, ये मांस को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। कैनाइन टीथ किस लिए है? ये मांस को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रीमोलर की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीमोलर जो हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं, ये चीजों को चबाने में, जैसे हमने रोटी का टुकड़ा खाया, आपने काट लिया, अब वो जाड़ के पास जाएगा, जाड़ उसको छोटे छोटे रूपों में आपकी बदल देगी। फिर उसके बाद में पीछे मोलार के पास जाएगा, वो और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उसको अंदर की तरफ भेजना शुरू कर देगी, मतलब जीभ वीभ ये सारी चीजें मदद करेंगी। तो दांत 4 तरह के होते हैं आपके, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, चारों की फंक्शनिंग मैंने अब आपको बता दी। अब कोई डाउट है? अक्कल दाढ़ कल की क्लास में बता दिया था, क्या मतलब है? ग्रेलुअस होते हैं, उनके पास कैनाइन टीथ ज्यादा होते हैं। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी जीव के पास में कैनाइन टीथ ज्यादा है तो भाई वो आपका पूरी तरह से फिर कार्निवोरस है, नॉनवेज ज्यादा खाता, मतलब वो मांस को चीरने फाड़ने का। कोई भी कैनाइन टीथ, जैसे कुत्तों के देखना, कुत्तों के कीले, शेर के कीले, इनके जो ये लंबे लंबे कीले होते हैं ना, ये बहुत शार्प होते हैं, है ना। हमारी ऐसे पकड़ लेना तो बिल्कुल एकदम मांस को फाड़ के ले जाए, क्योंकि हमसे कई गुना ज्यादा शार्प होते हैं इनके कैनाइन टीथ, बिल्कुल सुई की तरह नुकीले होते हैं, क्योंकि मांस को चीरने फाड़ने का कार्य है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अक्कल दाढ़ भाई मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से समझा दी थी।
दांत से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखो, दांत के सबसे ऊपर वाली कवरिंग को एनिमल बोलते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट से मिलकर बनी होती है। एक टर्म पूछी जाती है आरसीटी, जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे मेरी अभी एक जाड़ है जो अंदर से बिल्कुल एकदम खाली हो गई है, उसमें कोई कीड़ा बैक्टीरिया कुछ लगा होगा, तो वो मुझे ऐसे फील होता है कि वो अंदर से खाली हो गई है, तो मुझे 1-2 दिन के अंदर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और अपना आरसीटी कराना पड़ेगा। आरसीटी में डॉक्टर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर मेरे पूरे मुंह के ऊपर एक कैप लगाएगा, है ना, ब्लू कलर की या ऑरेंज कलर की उनके पास एक कैप होती है, उसको मेरे पूरे सारे दांतों पे कवर करेगा, सिर्फ एक उस जाड़ को खाली रखेगा। वहां अच्छी तरह से पानी का एक बहुत पतला सा इनके पास में प्रेशर जैसा होता है, मतलब गाड़ी की आपने कभी वो कराई है? गाड़ी या बाइक को आप लेके जाते हो, सर्विस पर लेके जाते हो, तो वहां उनके पास एक ऐसा नहीं होता, आगे गन टाइप में उनके पास एक पानी का फुहारा टाइप होता है, उससे बहुत छोटा होता है, जैसे इंजेक्शन समझ लो। इंजेक्शन से आप बहुत प्रेशर से पानी निकालो तो उससे सबसे पहले सफाई की जाएगी, थोड़ा सा सुन्न किया जाएगा वहां पर, और फिर जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी गंदी चीजें हैं, डॉक्टर बता देगा कि आपको ये आरसीटी करानी है या आप अपनी जाड़ को निकलवा लीजिए इसको, है ना। आरसीटी से काम चलेगा तो आरटीसी, लोग अधिकतर आरसीटी ही कराते हैं। और फिर उसके बाद में सफाई के बाद वहां भरेगा अमलगम। अमलगम क्या होता है मैम? अगर आप मरकरी को, पारे को लोहे के अलावा किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वो अमलगम बना लेता है, और इसी अमलगम का इस्तेमाल आरसीटी में किया जाता है। इसी अमलगम का इस्तेमाल आरसीटी में किया जाता है, जो जाड़ दांत को भरने का कार्य करता है। आम जिंदगी में, आम लैंग्वेज में आपने गांव में सुना होगा, भैया जाड़ में चांदी भरवा के आया हूं, क्योंकि मरकरी जो है चांदी की तरह चमकती है ना, कि कुछ ना भैया जाड़ में चांदी भरवा के आए हैं। वो चांदी नहीं होती, वो अमलगम होता है, क्योंकि मरकरी में चमक चांदी जैसी होती है। तो गांव के लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर्स ने यही तरीका निकाला, अरे कुछ नहीं है ताऊ जी, बस तुम्हारी जाड़ में थोड़ी चांदी भरनी है, ठीक है। सीमेंट, सीमेंट कहाँ भरवा के आए तुम? अब कोई ये मत कहना मैम पीओपी भरवा के आया था मैं। सीमेंट पीओपी नहीं भरा जाता भाई, है ना। क्राउन सेरेमिक क्या लगाया है डॉक्टर सबने? अच्छा, देखो एक टर्म होता है कैपिंग, आई थिंक आप कैपिंग के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो, ठीक है। देखो हर डॉक्टर के बोलने का अलग अलग तरीका होता है। वो सीमेंट तो नहीं भरे होंगे भाई, मैंने तो कभी किसी डॉक्टर का नहीं सुना किसी ने सीमेंट किया। पूरा सेंटेंस में दीजिए भाई, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पूरी सेंटेंस लिख दीजिए, पैराग्राफ लिख दीजिए, आप मुझे फिर मैनेजमेंट से 1 साल का समय दिला दीजिए, मैं 1 साल में फिर आपको साइंस कंप्लीट करा दूंगी, है ना। 1 साल नहीं तो मिनिमम 6-7 महीने मुझे लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की साइंस एक एक लाइन में हिंदी इंग्लिश में लिख के दूं, वो 6-7 महीने से पहले कोई टीचर नहीं करा सकता आपको। ये आपके समय बचाने के लिए हम बैकएंड पर मेहनत करते हैं, और इसलिए इतना कम लिखा है, जिससे कि ताकि रिवीजन में तुम्हें कम समय लगे, ठीक है। एक एक सेंटेंस तो बेटा किताब ले लो ना, फिर किताबों में लिखा हुआ है। मैम प्री मोलर और मोलर कितने होते बेटा? अभी तो बताया था खुशी। अमलगम अभी बताया। रितिका कहाँ है? दिमाग कहाँ है तुम्हारा क्लास में? क्लास में, मेरी क्लास में पूरा दिमाग खोल के बैठा करो। गोल्ड के टीथ, हाँ गोल्ड के टीथ होते हैं, बिल्कुल। ये ऑप्शन आपने ये बिल्कुल सही बताया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके सोने के दांत लगवा लेते हैं। ये बिल्कुल सही है। वो सोने के दांत क्यों लगवाए जाते हैं? सोना क्या है? एक नोबल मेटल है ना। किसी की भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता। देखो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी चीजें जाती हैं, कुछ एसिडिक भी होती हैं, कुछ बेसिक भी होती हैं, तो सोना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो सोने के दांत लगवा लेते हैं, है ना। बाकी मजबूत यही होते हैं हमारे दांत, सोने का दांत इस दांत से मजबूत नहीं होता। तो आरसीटी समझ में आया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो मसल्स, जो आपके गम्स होते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे दांत को कौन सी मसल्स हैं जो पकड़ के रखती हैं, जो फिक्स रखती हैं? तो भाई ये गम्स ही होते हैं, मतलब ये जो मसूड़े हैं ना, ये हमारे शरीर में क्या है? मसल्स हैं। और इन्हीं मसल्स में क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। आपके दांत में से खून कभी बाहर नहीं आता। जैसे आप ब्रश करते हो और आपको ब्रश करते हुए ब्लड आ जाता है ना, नॉर्मली अधिकतर आज के समय में सब लोगों को आता है, क्योंकि विटामिन सी की सबके अंदर कमी है। अगर आप दांत साफ करते हो, आपके दांत साफ करते हुए आपको ब्लड बाहर आता है,
तो इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है, आपके अंदर विटामिन सी की कमी है थोड़ी सी, आप विटामिन सी की चीजें खाइए, धीरे धीरे वो चीज कम हो जाती है। या कुछ लोग बिल्कुल एकदम ऐसे घिस घिस के ब्रश करने में लगे हुए हैं, आधा घंटे तक ब्रश करते हैं। आधा घंटा ब्रश करने का कोई फायदा नहीं होता, ब्रश का मैक्सिमम टाइम होता है 4 to 5 मिनट, ये मैक्सिमम बताया है मैंने, अदरवाइज 2 to 3 मिनट भी एवरेज टाइम है। आप जितना ज्यादा उसको घिसते रहोगे वो आपके दांतों के लिए, गम्स के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है ना। हमें बहुत सॉफ्टली हाथ चलाना होता है, ब्रश अच्छी क्वालिटी का हमें यूज करना चाहिए हमेशा, और सॉफ्टली हाथ चलाइए, जिससे कि ताकि जो बैक्टीरिया है, वायरस है हमारे मुंह के अंदर, वो बाहर निकल जाए, गंध कम हो जाए, है ना। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आधा घंटे तक ब्रश नहीं करना होता। नीम की दातुन नो डाउट अच्छी होती है, जो बच्चे नीम की दातुन के बारे में पूछ रहे हैं, नीम की दातुन नो डाउट अच्छी होती है। अगर आप नीम, बबूल इन सब की दातुन कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है, हमारे दांतों के लिए भी होता है और हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती है। बट अगर आपके मुंह से बहुत गंदी वाली स्मेल आती है, आपको पायरिया की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे अलग से दिक्कतें हैं, फिर आपको ब्रश ही करने को बोलेगा डॉक्टर, है ना, क्योंकि वो बैक्टीरियल और वायरस ज्यादा पनप रहे हैं मुंह में। ओके जी। तो ये बच्चे जो आपकी मसल्स होती हैं, यहीं पर आपकी आर्टरीज और वीन पाई जाती हैं। अच्छा, दांत के अंदर भी दोनों तरह का ब्लड होता है, याद रखेंगे, हमारे शरीर के हर हिस्से के अंदर आपका क्या होता है, आपका शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है। एनिमल बच्चा दिख तो रहा है तुम्हें साफ साफ, ये जो होता है ऊपर वाला, ये जो आपका ऊपर वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना, क्राउन जैसा, यही आपका एनिमल होता है, ठीक है। पायरिया कैसे लगता है बेटा, बीमारी है वो डिजीज में पड़ेंगे। अब देखो, ये मैंने कल की क्लास में आपको करा दिया था, हमारे शरीर में कितने दूध के दांत होते हैं, 20, और परमानेंट कितने होते हैं, 32, ठीक है। वैसे 32 सॉकेट होते हैं, ये मैंने तुम्हें कल बताया था। हम किस तरह के, अगर दांतों के हिसाब से हमको वर्गीकृत किया जाए तो हम किस तरह के जीव हैं, हम डाइफ्रोडेंट हैं। हम क्या है बच्चा, आपके डाइफ्रोडेंट है, यानी हम द्विबार दंती हैं, हम द्विबार दंती हैं। द्विबार दंती यानी हमारे जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं, मैम 2 बार। हमारे जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं, मैम 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। चलिए, अब दांत जो है ये बेसिकली जो ह्यूमंस के अंदर दांत पाए जाते हैं, इसको यदि आप क्लासिफाई करोगे तो किस तरह से दांतों में डिवाइड करोगे। भाई डाइफ्रोडेंट बता चुकी हूं, 2 बार दांत आते हैं हमारे जीवन काल में। दूसरा, हमारे जो मुंह के अंदर दांत होते हैं, इनको हम थीकोडेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थीकोडेंट मतलब हमारे जो दांत हैं वो मसूड़ों में धसे हुए रहते हैं। किसी के साथ ऐसा तो नहीं होगा ना, दांत मसूड़े से बाहर होठ पे लटक के घूम रहा है, नहीं ना। अगर किसी भी जीव के दांत मसूड़े के अंदर धसे हुए हैं तो उसको थीकोडोंट कहा जाता है। क्या, थीकोडोंट कहा जाता है। हेट्रोडोंट, हम लोग हेट्रोडोंट में काउंट होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है सारे कैनाइन हैं, सारे मोलर हैं, 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए हमको हेट्रोडोंट में काउंट किया जाता है। चौथा है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट यानी हमारे जो दांत हैं और जो गम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट है। भाई मान लिया जब हमारे दूध के दांत टूटे थे तो हम ऐसे ऐसे हिला के दांत बाहर निकाल देते थे, उसके साथ ऐसा कभी हुआ किसी के साथ मसूड़ा भी बाहर आ गया, नहीं ना। यानी हम अपने दांत और मसूड़ों को सेपरेट अलग अलग देख सकते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पायरिया होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता बेटा। पायरिया आपका बेसिकली एक प्रोटोजोनल डिजीज है, ठीक है। मैं ब्रश नहीं करता, अय है अविराज, क्या होगा तुम्हारा, मतलब हद हो गई। मैम गर्म वाटर से वेट कम होता है क्या? मनीष, एक्सरसाइज करने से कम होता है, खाना कम खाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, वो सबसे ज्यादा फायदा है। गर्म पानी पी पी के ना लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ाना शुरू कर देते हैं अपने शरीर के अंदर। ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बॉडी के लिए अच्छा होता है, बट लेकिन अब इतनी गर्मी में गर्म पानी पियोगे बीमार पड़ जाओगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, कुत्तों के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, 42। बिल्ली के अंदर 30 दांत। मच्छर के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, 47। देखो ध्यान से सुनेंगे, एक्चुअली मच्छर के अंदर दांत नहीं पाए जाते, मच्छर के अंदर होते हैं ट्रिगर्स। कुछ किताबों में ड्रैगर्स लिखा मिलेगा, कुछ किताबों में ट्रिगर्स लिखा मिलेगा, है ना। मतलब दांतों जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ना वो दांत है ना वो मसूड़े हैं, उनके अंदर 47 ट्रिगर्स पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं, 47। एलिफेंट में कितने दांत होते हैं, 26। और डॉल्फिन और व्हेल के अंदर 250 से ज्यादा दांत होते हैं, ठीक है।
पेट साफ होता है गर्म पानी पीने से, डिपेंड, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो। किसी को कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं है तो फिर क्या है, वो क्यों पिएगा भाई। मच्छर तो मैम हमसे भी प्रो है। हाँ बिल्कुल हमसे प्रो है भाई, 47 है उसके पास में, है ना, तभी तो हमें खा जाता है। चलिए अब देखो जीभ से किस तरह के और आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक जीभ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जीभ को, देखो कुत्तों की जीभ कैसे होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ लटकी होती है। कोई भी जीभ आप देखोगे, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस, ये सब अपनी जीभ को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। अभी गर्मियों में आप देखोगे तो ऐसे ऐसे हांफते रहते हैं बाहर निकाल के, हैं जुगाली करते हैं जब बाहर निकल जाते हैं आपके। तो ये जो जुगाली करना या फिर जीभ बाहर निकालना, ये इनके लिए जरूरी है ना। एक तो हमें एक सिग्नल मिलता है, जुगाली तो देखो बेसिकली डाइजेशन के लिए होता है। जब जीभ बाहर निकाल के कि भाई इस जीव को पानी की जरूरत है, बोल तो सकते नहीं है ना, तो वो उनका एक सिग्नल होता है हमें बताने का कि मुझे, मेरी बॉडी को पानी की जरूरत है। आप पानी पिला देते हो, वो जीभ अंदर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमसे वो घंटा 2 घंटा जीभ बाहर ही निकली रहेगी, हमसे कोई कहे 2 घंटे के लिए ऐसे करके खड़े रहो, हम खड़े रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक हायोड बोन पाई जाती है, यहाँ पर एक हायोड बोन पाई जाती है जो हमारी जीभ को पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसे हाथ से टच भी करोगे ना, थोड़ा सा यहाँ पर दबाओ, ठीक है, यहाँ पर आपको फील भी हो जाएगी। ये जो आपकी हायोड बोन है, ये जो आपकी हायोड बोन है, ये क्या करती है, जीभ को पकड़े रखने का कार्य करती है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, उनके अंदर इस जीभ और हायोड बोन के बीच में गैप होता है, जिससे उनकी जीभ बाहर की तरफ लटक सकती है। और हमारी जीभ नहीं लटक सकती क्योंकि इसने टाइटली पकड़ा हुआ है। मैम ये पिप्लियाय क्या है ना, ये आपका पिप्लियाय क्या है। तो पिप्लियाय कुछ नहीं है, एक जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, इन्हीं को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। मैंने कल की क्लास में तुम्हें बताया था, जीभ के आगे वाले हिस्से से मीठे टेस्ट का, साइड वाले हिस्से से नमक मिर्ची या नमकीन कह लो, इस साइड वाले हिस्से से खट्टे टेस्ट का, इस पीछे वाले हिस्से से कड़वे टेस्ट का, ठीक है, इसके पीछे वाले हिस्से से अदरक लहसुन प्याज का, और इस वाले टेस्ट से आंवला जैसी चीजों का पता लगता है, यानी कसेलेपन का। ये हमने कल की क्लास में किया था ना मैम। गोल्ड वाला जो टीथ लगवाते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। अरे कहाँ से सीख लिया प्रीतिश, ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ से पढ़ के आते हो तुम लोग ऐसी चीजें। पुरानी मूवीज नहीं देखी तुमने, सारे विलन जो होते थे वो सोने के दांत लगवा के रखते थे। ठीक है मैम, मेरा एक क्लासमेट का टंग थोड़ा सा ब्लैक था, ऐसा क्यों? सिगरेट पीता होगा, सिंपल सी बात है, सिगरेट पीता होगा। ठीक है, नहीं कुछ लोगों में बीमारी भी होती है ना, ब्लू टंग हम उसको बेसिकली बोलते हैं। तो उसको डॉक्टर के साथ में ट्रीटमेंट कराना चाहिए, डाइजेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम से हो जाता है कई बार। ठीक है, चलिए मैम प्लीज बता दीजिए टेलीग्राम पे आपको डाउट कैसे पूछते हैं, क्योंकि उसमें अलाउ नहीं है मैसेज करना। भाई मैं ऐसे देखो प्लेटफॉर्म पर बता नहीं सकती। आपको क्या लगता है हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी जाती है टीचर की? बच्चे खुद ही सर्च कर लेते हैं, बच्चे खुद नाम से सर्च कर लेते हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम है टेलीग्राम है। हम खुद अपना आईडी आपको प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो क्या बचा आपका, पिपलिया क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स आपके कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहले को बोलते हैं फ्लाईफॉर्म, जो कि हमारे जीभ के अंदर सबसे छोटी टेस्ट बर्ड्स है। ठीक है, कहां पर पाई जाती है, यहाँ पर, ये वाले। ठीक है, इसको ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये वाला। छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इनमें आपके कोई टेस्टिंग बर्ड्स नहीं होते, मतलब कोई भी चीज आप खाओगे ये हमें बेसिकली टेस्ट के बारे में उतना इनका डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका फंजाइफोम। क्या है बच्चा आपका, फंजाइफोम, जो सबसे बड़े होते हैं, जो सबसे बड़े सबसे ज्यादा होते हैं, यही मेन टेस्टिंग बर्ड होते हैं। जीभ के अंदर फंजाइफोम मेन टेस्टिंग बर्ड होते हैं। फोलिएट, फोलिएट जो होते हैं ये अडल्ट में बेसिकली बहुत ही कम हो जाते हैं। ये वाले जो होते हैं ये आपके अडल्ट में बहुत ही कम हो जाते हैं। और लास्ट है आपका सरकम। सरकम होते हैं जो आपके बैक साइड में, जीभ के बैक साइड में जो पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं मैम, सरकम बोलते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के हमारी जीभ के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनको पिप्लियाय कहा जाता है। पीपली भी बोल देते हैं बच्चे, याद करने के लिए इनको पीपली भी बोल देते हैं, क्योंकि वहां तुम्हें स्पेलिंग नहीं लिख रही ना, सिर्फ टिक करके आना है। बताइए भैया,
पूछे कि नहीं पूछे? बुझ लिए? मैम हाफ कॉफी भर गई है नोट से, बहुत अच्छे नोट्स हैं। अच्छा अच्छा, कॉपी, ओके ठीक है, समझ गई। चलिए अच्छा है। मैम किसी के 3200 के टूट जाए तो वो खाना कैसे खाएगा? बेटा सॉकेट कैसे तोड़ोगे आप दांत तोड़ सकते हो। सॉकेट मतलब जो मसूड़े के अंदर जगह है उसको सॉकेट कहा जाता है। अरे जब तुम्हारे बचपन में दांत टूटे होंगे तो जीभ नहीं लगाते थे तुम बचपन में? मम्मी मना करती होंगी जीभ नहीं लगानी दांत तिरछाएगा, जीभ नहीं लगानी दांत तिरछाएगा। वो जो गड्ढा सा हो जाता था वहां हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता था, सारा टाइम वहीं जीभ पड़ी रहती थी मुंह के अंदर, है ना। कोई भी दांत टूटता था जीभ वहीं पे हमारी घूमती रहती थी ऑटोमेटिक। बच्चों की सबकी ये आदत होती है ना। और मम्मी मना करती थी ऐसा करने से। तो वो जो जीभ तुम घुमाते थे ना वहां पर, वो सॉकेट होता है। मैम गर्ल्स में पिपली आईज ज्यादा होते हैं क्या? नहीं नहीं मोनिका, ज्यादा नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है यार, लड़कों का भी बहुत टेस्टिंग बर्ड्स अच्छे होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हस्बैंड के टेस्टिंग बर्ड्स मुझसे कहीं ज्यादा है। आई एम द पर्सन कि ठीक है यार पेट भरने के लिए खा लिया, मुझे क्या है भूख लगी है कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है मैं सब कुछ खा लूंगी। बट लेकिन मेरे हस्बैंड का क्या, उनको टेस्टी चीजें चाहिए, उनको खाने का बहुत मतलब सूंघ के बता देंगे कि भाई इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कैसा इसका टेस्ट है। तो लड़कों के भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। बेसिकली मुझे लगता है कि जो टेस्टिंग बर्ड्स वाली जो चीजें है ना, वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट पे। और थोड़ा सा जो बच्चा घर में लाडला होता है उसका भी अलग एक इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा रफ एंड टफ तरीके से पला है बचपन से ही, उसको ऐसे ही पाला गया है, तो उसको फिर ये रहता है यार पेट भरो काम करो। ठीक है मैम, टीथ येलो कैसे होते हैं? नॉर्मली अगर पानी में फ्लोरीन की अमाउंट ज्यादा है तो पीले हो जाते हैं। फ्लोराइड कह लो, फ्लोरीन कह लो, ठीक है। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था पूरा डिटेल में। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगा। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार आप लोग मुझे बताते चलना, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, बोलस वगैरह मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है, ओके। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि ईसोफेगस का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। सिर्फ खाने को ट्रांसफर करती है हमारे पेट के पास में, सिर्फ खाने को क्या करती है बच्चा, ट्रांसफर करती है हमारे पेट के पास में। किसके जरिए? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के, है ना। एक यहाँ पर टर्म दिख रहा है आपको, ग्लोटिस डाउन एंड ओपन। ये ग्लोटिस क्या है? एक्चुअली में इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। ये जो यहाँ पर तुम्हें संरचना दिख रही है ये वाली, देखो ये है विंड पाइप और ये है आपकी फूड पाइप। ये एपिग्लोटिस जिसको हम घाटी का ढक्कन बोलते हैं, ये इस तरह से होता है आपका। मतलब ऐसे समझो कि ये आपकी फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन लगा हुआ है। मस्कुलर पार्ट होता है छोटा सा। अभी जैसे मैं बोल रही हूं तो इस समय मेरी फूड पाइप को इसने कवर किया हुआ है, क्योंकि मुझे खाने की तो जरूरत नहीं है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए हम एयर भी अंदर लेकर जाते हैं और खाना भी जा रहा है दूसरे हमारे पाइप से। उस केस में क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस आपका इस तरह से डिवाइडेड होता है। मतलब थोड़ा सा इसने आपकी किसको कवर कर लिया है, एयर पाइप को, या जो आपका विंड पाइप है उसको कवर कर लिया है। और दूसरे पार्ट में थोड़ा सा कवर किया हुआ है आपके किसको, मतलब फूड पाइप से भी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है फूड पाइप को ऐसे ही खाली छोड़ देगा। इसीलिए कहा जाता है हमें खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एपिग्लोटिस एक फिक्स रेशियो में ऐसे ही काम करेगा। अगर आप बोलते रहोगे खाना खाते हुए तो ये बेचारा कंफ्यूज रहेगा, इसको लगेगा बोल रहा है इंसान मतलब ज्यादा एयर की जरूरत है। और ये विंड पाइप को थोड़ा ज्यादा खोल देगा, जिससे खाते हुए खाना कई बार आपकी विंड पाइप में चला जाता है। ओके जी। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखो इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से मस्कुलर, ये आपका रिलैक्स होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और खाने का पार्टिकल आपके पेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम फंडस क्या है। भाई फंडस बेसिकली कुछ है नहीं अलग से इसमें ना। ये जो हमारा पेट है ना, जो मैंने कल आपको बताया था कि एक जे शेप का ऑर्गन होता है, यहाँ पर देखो ये जो आपका जहां से पेट शुरू होता है वहीं पर जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है ना, ये फूली फूली सी, इसी को हम लोग फंडस बोलते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने आई थिंक कल पाइलोरिक रीजन भी पूछा था, तो भाई ये रहा, जहां पर आपका एंड होता है स्टमक और डेड्यूनम वाले हिस्से से कनेक्टेड होना शुरू होता है, तो ये वाला जो एक नैरो पाइप है ना, जो नैरो पाइप है, ये आपका पाइलोरिक रीजन होता है।
इसके अलावा पायलोरिक स्फिंक्टर भी होता है, एक आपका पायलोरिक स्फिंक्टर भी होता है। ये पतली सी जो पास तुम्हें दिख रही है यहाँ पर, ये जो आपको पतला सा एक रास्ता दिख रहा है, ये वाला होता है। और इसके बाद शुरू हो जाती है डेड्यूनम। ठीक है। खाना खाते टाइम फोन नहीं देखना चाहिए, सब बोलते हैं ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए अर्पिता। देखो, खाना खाने के ना कुछ मैं आपको सही तरीके बताती हूँ। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रेलिन। ये ग्रेलिन हार्मोन होता है। जब हमारा पेट खाली होता है तो ये हार्मोन ज्यादा बनता है। ठीक है। अब हार्मोन आपको पता है, सीधे सीधे हर एक हार्मोन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जब ये आपका बच्चा ज्यादा बनता है तो आपको बताता है कि आपको भूख लगी है। अब जैसे जैसे खाना खाते जाते हो, ये इसकी अमाउंट कम होनी शुरू हो जाती है और आपका पेट भरना शुरू हो जाता है। हमें खाना कोशिश करनी चाहिए हमेशा अपने फेवरेट लोगों के साथ बैठ के खाना चाहिए। आपके फैमिली मेंबर हैं, दोस्त है, जैसे आप बाहर रहते हैं घर से, दोस्त वगैरह होंगे, जितने अच्छे लोगों के साथ में आप बैठ के खाना खाओगे, आपकी बॉडी उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी। है ना? आपको ये बात बहुत सुनने में अजीब लग रही होगी, बट ये साइंटिफिकली सच हो चुका है। मैं आपको खाने के रिगार्डिंग 2 चीजें बताती हूँ जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है ना? चाहे घर में महिला खाना बनाए, पुरुष खाना बनाए, कोई भी खाना बनाए, इवन अगर आपके घर में कल को मेड भी लगती है, ट्राई कि वो खाना बहुत ही खुश होकर बनाए। खाने के लिए ये साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें सच हो चुकी हैं। जैसे चावल के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक चावल को, एक ग्लास के अंदर चावल के दाने डाले गए और उसमें पानी डाला गया और उस चावल के ग्लास को ये डेली बोला जाता था। और ये जापान के एक साइंटिस्ट ने पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे मुझे खाना मिलेगा, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बातें की। तो वो कुछ दिन के अंदर आपके पनप गए। दूसरे गिलास में जिसमें चावल रखे हुए थे, जब उससे उन्होंने बहुत सारी गालियां दी, बुरा बुरा बोला, तो वो चावल सड़ गए, जबकि दोनों के अंदर सेम पानी था, सेम चावल था। तो ये माना जाता है कि हमारी जो एक पॉजिटिव एनर्जी, जो मैंने ब्रेन में भी आपको बताया था ना, हमारे ही अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये दूसरी चीजों में ट्रांसफर होती है। और जो पुराने समय से हमारे ग्रंथों में कहानियां हैं, जिनको हम कहानियां ही कहते हैं अब तो, वो अब साइंटिफिकली सच हो गई कि अगर आपके किचन के अंदर जो भी महिला है या जो भी पुरुष है, अगर वो खुश मन से खाना नहीं बना रहे हैं तो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को हमेशा हमें अच्छे मन से बनाना चाहिए, अच्छा खाना बनाना चाहिए, और खाना हमेशा उन लोगों के साथ में बैठकर खाना चाहिए जिनके साथ आप हैप्पी फील करते हो। इट इज गुड फॉर योर डाइजेशन। क्योंकि जब हम खाना खुश होकर बना रहे हैं तो देखो वो खाना अच्छा बनेगा। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जब हम खाना खुश होकर खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन, अच्छे एंजाइम रिलीज होंगे जो खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये इसलिए आपका भूख लग गई फॉर रियल। अच्छा, लग गई आपको सच्ची में? अभी कितना टाइम हुआ? अभी तो 5:30 बजे हैं। मैम, भूख लगने पर जो पेट में आवाज आती है वो कैसे आती है? वो सिग्नल होता है आपके पेट का। देखो, हमारे पेट में हमेशा पानी होता है, ठीक है, हमेशा थोड़ा बहुत पानी, हमारे पानी हम पीते रहते हैं ना। तो ये जो ग्रेलिन हार्मोन है, यही सिग्नल भेजता है आपके पेट के अंदर जो भी चीज है कि भैया बताओ इंसान को कि भूख लगी है। वो गुडर गुडर की जो आवाज आती है। पेट में गैस कौन सी बनती है? ये भी बच्चे बोलते हैं। जो हम गैस पास करते हैं, जो हम रिलीज करते हैं, किसी किसी गैस में से बड़ी गंदी बदबू आती है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं अच्छा तूने तूने फाट किया है, तूने फाट किया है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, है ना? नहीं नहीं, बचपन में करते हैं ना, आधा पादा किसने पादा, ऐसे जो हम लोग करते थे बेसिकली, है ना, पता लगाने के लिए। बचपन में आप सबने ऐसे किया होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मेरा सब्जेक्ट ऐसा ही है और वो बहुत ज्यादा ऐसे फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ाती हूँ, कैजुअल होके ही पढ़ाती हूँ। ओके। तो वो जो गैस होती है वो पेट में कैसे बनती है? हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हुए लगातार एयर भी अंदर लेकर जा रहे हैं अपने। इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना, आपकी बेसिकली ऑक्सीजन है। तो चलो, ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके गए हैं वो भी हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है, मतलब इस खाने के साथ मिक्स होती है, जो गैस की अमाउंट को बढ़ा देती है। दूसरी, जितनी भी हम कार्बोनिक चीजें खाते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर जलती हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो मीथेन गैस बनाती हैं। तो हमारे पेट के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? एक तो एयर के अंदर से ही आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी मेन जो बदबू का कारण होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। मेनली मीथेन गैस से ज्यादा स्मेल मानी जाती है। ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत अमाउंट में अगर आपने सल्फाइड वाली चीजें खाई हैं, जैसे प्याज खाई है
इस तरह की चीजें खाई हैं, तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड भी थोड़ी बहुत अमाउंट में बनती है, जो फिर आपकी बॉडी से फाट के रूप में बाहर निकल जाती है। गैस पास होना बहुत जरूरी होता है ना, यानी फाट आना हमें बहुत जरूरी होता है। इवन एक बार एक इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि हमें रेगुलर एक इंसान को दिन में कितने फाट आने चाहिए, 15 से 20। अगर आपको 15 से 20 फाट डेली आ रहे हैं, इट इज गुड फॉर योर डाइजेशन। कोई ये मत समझना कि मैडम कैसी बातें कर रही हैं, यही बातें आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको 1000 रुपया फीस ले लेगा वो, है ना। गैस का दर्द देखा है ना, पेट में कितना गंदा उठता है, पेट से हार्ट की तरफ भी बढ़ जाता है, हाथ पैर, कुछ लोगों के तो हाथ पैर सब में होना शुरू हो जाता है। तो ये मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब गैसेज होती हैं जो हमारे शरीर में घूमती रहती हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम मुझे गैस का दर्द सर में कैसे बन जाता है ना। वो कैसे यार, ब्लड के जरिए। हमारे शरीर में हर एक चीज, अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो कई बार वो गैसेस भी मिल जाती हैं। बस वही आपकी अमाउंट को जाकर बढ़ा देती हैं। आपके बॉडी सिग्नल देती है कि यार ये ब्रेन के लिए जरूरी नहीं है, इस गैस को बाहर निकालो, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, गैस वाली दवाइयां खाते हैं। ठीक है, हाँ, गुड फॉर डाइजेशन बट नॉट गुड फॉर आजू बाजू के लोग, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है ना हमें थोड़ा सा। हम कोशिश करें कि हम अपनी गैस पास वॉशरूम में जाकर या कहीं बाहर जाकर करें। ऐसा थोड़ी है बाजू में वहां 10 लोग बैठे हुए हैं, वहीं तुमने गैस पास कर दी। ठीक है, छीछी छीछी कर लो भाई तुम लोग, ठीक है। ओके, डॉक्टर ऐसे छीछी छीछी करेंगे तो चल गया काम। तो ये तो मैंने देखो कल की क्लास में तुम्हें बता ही दिया था डिटेल में, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। दिस वन इज ऑल्सो, ये भी, ये रह गया बाइल जूस तो बता दिया था यार, बाइल जूस, गोल ब्लैडर, ये सब हमने कल की क्लास में आपका कंप्लीट कर लिया था। पैनक्रियाज क्या क्या एंजाइम बनाता है वो भी मैंने आपको बता दिया था, ये खाने को आगे ट्रांसफर करता है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन और ये सब भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, विटामिन के, B12 फीकल बनता है, ये भी पढ़ लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन, एज ओज, ये भी पढ़ा दिया था, और ये भी आई थिंक मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। अब बताओ कुछ भी डाउट है कहीं पर, चलिए बताइए। गैस छोड़ते समय जो आवाज आती है, सत्यम ये क्या क्वेश्चन हुआ यार, एक बात बताओ। मैं अभी बोल पा रही हूँ किसकी वजह से, मैं अभी बोल पा रही हूँ, हमारे अंदर आवाज बनती है। देखो, अगर आपको आवाज को सीखना है ना, किसी भी चीज की आवाज का रीजन होता है मेनली आपका एयर या गैसेस। एयर क्या है, गैस है ना एक, एयर है क्या, गैस ही तो है एक। वो एयर मेरी बॉडी में जा रही है, और यहाँ जो लारिंग्स है ना, आप ऐसे देखो, कुछ भी बोलो, आ उ ई उ, कुछ भी बोल के देखो, यहाँ हाथ रखो, कुछ भी बोलते हुए जब तुम यहाँ हाथ रखोगे तो यहाँ तुम्हें वाइब्रेशन फील होंगे। तो किसी भी चीज से अगर आपकी गैस टकराएगी तो वहां बनेंगे वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन आवाज बनाते हैं। तो हमारी जो एनस है, ठीक है, हमारी जो एनस है वो क्या है, देखो, जो हमारी एनस है जहां से पोटी बाहर निकलती है, उसमें बहुत सारी इस तरह की आपकी क्या होती है, पेरी एनाल डक्ट होती हैं। ये पेरी एनाल डक्ट क्या होती हैं, देखो ऐसे बहुत सारी आपकी पेरी एनाल डक्ट होती हैं जो इससे कनेक्टेड है, और फिर ये सारी की सारी चीजें आपके किसके पास में जाती हैं। एक चीज सोचो ना यार, हमारे पेट में जो खाना गया है, लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, उससे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नलियां कनेक्टेड होती हैं जो इस एनस से कनेक्टेड है, और इन सब के जरिए आपकी पोटी बाहर निकलती है। ठीक है, इन सब में से ऐसे ऐसे जाके आपकी एक जगह इकट्ठी होती है, ये है ना, जो हमारे शरीर के अंदर की प्रक्रिया है। आपने बहुत बार देखा होगा जब आपको लूज मोशन लगते हैं, या जैसे कुछ लोग होते हैं जहां पर पाइल्स अगर आपको बन जाते हैं ना, कुछ लोगों ने देखा बवासीर जिसको हम बोलते हैं, तो ये पाइल्स, बवासीर, ये क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन होते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, ये जो पेरिएनल डक्ट है ना, यहाँ पर कोई एक डक्ट, ऐसे समझो कि ये एक रास्ता है, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ मसल एनलार्जमेंट हो गया, बढ़ सकती है हमारे शरीर में कोई भी मसल, और ये बहुत छोटी पतली होती है। तो अब इस रास्ते में जो भी पोटी जाएगी वो यहीं पर सड़ती रहेगी, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो यहीं पर हमारी बॉडी में सड़ती रहेगी, और ये मसल्स लगातार लगातार इंक्रीज होती रहेंगी, और यही बॉडी से बाहर की तरफ फिर आपकी निकलनी शुरू हो जाती है, जिनको हम बवासीर या पाइल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका क्या होता है भैया, इसमें देखो हर किसी में गैस है, और ये गैस आपकी जब यहाँ जाएगी तो एक पाइप से जब टकराएगी तो आवाज निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो ठीक है, और किसी का कोई डाउट, इसलिए आज तुमने बोला था कि मैम टेलीग्राम पर इसलिए मैसेज किए थे तुमने, दांत जीभ जो भी डाउट थे, जो भी चीज रिमेनिंग थी वो मैंने तुम्हें करा दी है। हो गया, चलिए मैम स्टोन के बारे में, अच्छा स्टोन के बारे में देखो,
स्टोन मेनली जो लोगों में होता है वो होता है आपका किडनी स्टोन। कौन सा होता है? किडनी स्टोन। किडनी के अंदर ही हमारे सबसे ज्यादा स्टोन देखे जाते हैं। अगर बहुत छोटा साइज है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे पानी पी लीजिए, कुछ दवाई देंगे जो यूरिन में आपके बाहर निकल जाएगा, टूट के बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर किडनी का साइज बड़ा है तो उसको ऑपरेट कराया जाता है। डॉक्टर बोलता है टमाटर नहीं खाने, मैं बोलती हूँ टमाटर ही नहीं, आपको बहुत सारी चीजें नहीं खानी बीज वाली, अमरूद नहीं खाना, जामुन नहीं खानी, टमाटर नहीं खाने, पालक नहीं खाना, क्योंकि इन सभी के अंदर होते हैं ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड, समझ लो इन सभी के अंदर ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट ज्यादा पाई जाती है। और किडनी कैसे बनती है? हमारे शरीर में कैल्शियम और ऑक्सलेट से मिलकर ही आपकी किडनी बनती है। किडनी का मेन रीजन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो यदि आप कोई भी ऐसी चीज खाओगे जिसमें कैल्शियम या ऑक्सलेट ज्यादा है तो वो किडनी का साइज धीरे 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 आपके बढ़ता जाएगा। ठीक है मैम, बायोलॉजी समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा? बेटा समझोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप रेलवे के बच्चे हो और बायोलॉजी छोड़ दो तो काम नहीं बनेगा आपका। फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा? जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, और केमिस्ट्री सबसे लास्ट में। खाना खाते टाइम ज्यादा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? बेटा हर चीज के एक बैलेंस है ना हमारी बॉडी में। ज्यादा पानी पीते रहोगे तो पानी से एनर्जी थोड़ी मिलती है हमारी बॉडी को, नहीं मिलती। खाने के लिए सेल्स को एनर्जी की जरूरत है ना, इसलिए ज्यादा वे प्रोटीन खाने से क्या प्रॉब्लम होगी? आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। प्रोटीन्स में होता है एमाइड, और एमाइड अगर जाएगा तो वो अमोनिया बनाएगा जिससे आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। बेटा बहुत सारे डाउट एक साथ आते हैं, जितने कमेंट आपको दिखते हैं ना उसके डबल मुझे कमेंट दिखते हैं यहाँ पर। बायोलॉजी बेटा इतना मुझे याद नहीं है। एसिड डाइल्यूशन की वजह से ठीक है। कार में वोमिट का इलाज है? कार में वॉमिट का कोई पर्टिकुलर ऐसा इलाज नहीं है, ये मोशन सिकनेस होता है ना। बेसिकली हर किसी को नहीं होता, कुछ लोगों को होता है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड उस चीज को उतनी स्पीड से अडॉप्ट नहीं करता। नॉर्मली यदि हम कभी कभी ट्रैवल करते हैं, अब एक इंसान को अगर रोज ही ट्रैवल करना है, उसको पकड़ना है कि भैया रोज गाजियाबाद से दिल्ली नौकरी करने जाना है, तो उसका माइंड उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा कि भाई मुझे तो रोज ही ये ट्रैवल करना है, उसकी वो मोशन सिकनेस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। बट जिनको कभी कभी ट्रैवल करना होता है गाड़ी में, एक तो रीजन होता है अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाकर निकले हो, है ना। अब खाना खाकर निकले हो, गाड़ी में मोड़ आ रहा है, ऊपर जा रहे हो पहाड़ों पे, ऊपर नीचे, आपके पेट के अंदर खाने को 2-3 घंटे समय चाहिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए। आप उसको हिलाए जा रहे हो तो वो बोलेगा बाहर निकल जाओ, बस ये रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है एसिडिटी। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद यदि वो तुरंत बैठ जाते हैं तो उससे उनको एसिडिटी प्रॉब्लम बनती है। एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी जो उल्टी करवा देगी आपको। मैम ये सब इररिलेवेंट डाउट पूछ रहे हैं, फैमिली डॉक्टर थोड़े ना है। ठीक है कोई बात नहीं मैम, तो जो ट्रैवल करते हैं हैबिचुअल हो जाएंगे? हाँ नहीं होती, उनको नहीं होती है। फैटी लीवर रीजन, फैटी लीवर के रीजन होते हैं यदि आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाते हो। सो सिंपल, तला हुआ खाना खाना। दूसरा दवाइयां हैं, अगर आपकी बीपी शुगर यानी डायबिटीज वगैरह की रेगुलर आप पेशेंट हैं, वो दवाइयां खाते हैं तो भी आपको एसजीपीटी हो जाएगा, यानी आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाएगा। एंटीबायोटिक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आपको बुखार आता है ना, आप कोई भी एंटीबायोटिक खाते हो वो भी हमारे लीवर पे सूजन बढ़ा देते हैं। एसएससी में बायो कितने नंबर की आती है? एसएससी में टोटली क्वेश्चन साइंस के 4 आएंगे। चेस्ट में पेन इसीलिए होता है क्योंकि वो चेस्ट की तरफ मूव कर जाती है, और हमारे चेस्ट को गैस की जरूरत नहीं है ना, तो बॉडी सिग्नल भेजती है। मैम वॉशरूम में फोन चला सकते हैं? नो एंड नेवर। यदि आप वॉशरूम के अंदर, एक चीज चलो अच्छी पूछ ली है बच्चे ने, अगर आप मोबाइल फोन को वॉशरूम में लेकर जाते हो तो सुन लो आपके लिए कितना खतरनाक है। आपको आने वाले समय में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। आधा घंटा आप टॉयलेट में बैठे रहोगे और आपकी पोटी नहीं आएगी, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्योंकि जब हम फ्रेश होने के लिए सुबह जाते हैं तो आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि सबसे बढ़िया जो विचार आते हैं वो फ्रेश होते हुए आते हैं, एकदम शुद्ध विचार हमारे शरीर में आते हैं, मतलब इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड होता है उस समय पर हमारा। एक तो सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, और दूसरा जो भी वेस्टेज है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। उस पर अगर तुमने अपने दिमाग को कर दिया बिजी, रील्स देखने में, वीडियो देखने में, अगर तुमने खुद के दिमाग को बिजी कर लिया है तो भाई क्या होगा? वो बेसिकली आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेज रहे हैं कि नहीं इस समय तुम्हें फ्रेश नहीं होना है ना, इसको अंदर ही रखो, मलबे को अंदर ही रखो, तुम रील्स देखते रहो। धीरे धीरे यही बॉडी में आपकी एडेप्टेशन आ जाएगी। दूसरा होता है जब हम फ्रेश होते हैं तो उस समय बहुत सारे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया आसपास फैल जाते हैं जो हमें नहीं दिखते,
और वो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत जल्दी आकर चिपक जाते हैं। उसी मोबाइल को फिर तुम उंगली से स्क्रॉल करते हो, खाना खाते हो, तो वो बीमार भी पड़ जाते हैं बहुत बार लोग। बट मेन रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। हिचकी नॉर्मली गैस और एसिडिटी की वजह से भी बहुत बार आती है। ठीक है, तो चलिए भाई आज के सेशन को हम लोग आपका एंड करते हैं यहीं पर। अब आपसे कल मुलाकात होगी क्लास में। होपफुली सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, जय।